आज हम स्टडी करेंगे उदाहरण 4.1। तो कह रहा है CO के अणु की लुईस बिंदु संरचना लिखें। CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। मोनो का मतलब एक, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो CO के अणु की लुईस बिंदु संरचना हमको लिखना है। देखिए कोबाल्ट होता है, उसमें ये O को छोटा लिखा जाता है, 0 मतलब समझिए, तो कोबाल्ट होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखिए सबसे पहला पद करना कैसे, जैसे CO के अणु की लुईस बिंदु संरचना हमको लिखना है तो क्या क्या करना है, क्रम से उस बात को समझते जाइए। तो देखिए सबसे पहले पद में क्या करना है, कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या की गणना। कहने का मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो परमाणु के आपस में मिल के अणु बनने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और वो संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल मिला के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कहें या बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही संयोग में भाग लेते हैं। तो कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य, देखिए बाह्य लिख दिया यानी बाहरी कक्षा, या इसी को संयोजकता कोष के विन्यास क्रमशः। तो कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो 6 को लिखेंगे 2,4। तो 4 बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और अगर इसको लिखा जाए तो कार्बन का 6 होता है, 6 को लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2। अब देखिए दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। तो बाहरी कक्षा का केवल लिखा है क्योंकि संयोजी कक्षा से हमको मेन मतलब है। तो बाहरी कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं। तो देखिए बाहरी कक्षा का इसने लिखा है 2s2 2p2, ये कार्बन का है। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन का लिखें तो ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक कुछ का 8 है। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 2 8। तो बाहरी कक्षा में ये 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2s2 2p4 देखिए ऑक्सीजन का लिखा है। अतः उपलब्ध संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अब दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 कार्बन की और 6 ऑक्सीजन की। तो कुल मिला के 4 और 6 10 हो गए। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई। अब पद 2 में क्या करना है, कह रहा है CO की आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना की मतलब कम से कम कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन 1 है, इससे कम नहीं हो सकता, कार्बन भी 1 है, इससे कम नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के आधारभूत संरचना CO है। अब C तथा O के बीच एक एकल आबंध बनाएं, अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखें। तो जैसे कह रहा है अगर वैसे हम लिखें कि C तथा O के बीच एक एकल आबंध बनाएं, अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखें। तो देखिए एकल आबंध बनाने का मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आपस में सहभाजित होंगे, यानी बंध बनाने में सहयोग करेंगे। तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का ले लिया गया। अब देखिए अभी हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम नहीं निकला है, अभी हम करते जा रहे हैं। आगे पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो देखिए अगर एकल आबंध यहाँ पर बनेगा तो C और O के बीच यहाँ पर डॉट डॉट करके एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बना दिया गया। इसके बाद ऑक्सीजन के जो है पूरे बाहरी कक्षा में अष्टक को कंप्लीट करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। तो वही कह रहा है ऑक्सीजन के परमाणु पर अष्टक पूर्ण करें। तो हमने अष्टक पूर्ण कर लिया। अब बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन C पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दर्शाएं। अब देखिए जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 10 हैं पूरे, 10 इलेक्ट्रॉन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी भाग ले रहे हैं संयोजकता में।
तो 10 की संख्या होना चाहिए और बंध भी कंप्लीट होना चाहिए और कार्बन और ऑक्सीजन में अष्टक भी कंप्लीट होना चाहिए। सारी बातों को ध्यान रखना है। तो देखिए अब जब हम बचे हुए शेष 2 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन पे लिखते हैं तो 2 कार्बन पे आ गए और बाकी 8 जो है ऑक्सीजन पे आ गए। तो अगर इनमें दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का सहयोग है तो अगर इसको देखा जाए तो कार्बन में अगर गिना जाए तो 2 और 2 ये 4 ही होंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन का भी सहयोग इसमें तो वो भी कार्बन का माना जाएगा। तो 2 2 4 ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 2 8। तो ऑक्सीजन का तो अष्टक कंप्लीट है लेकिन कार्बन का नहीं कंप्लीट है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जो एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आपस में सहयोग कर रहे हैं, तो जब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन सहयोग करेंगे तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड बन सकता है। तो सिंगल बॉन्ड बना दिया, बाकी इलेक्ट्रॉनों को उसी तरह बना दिया डॉट डॉट करके। तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए और 6 ये डॉट डॉट बना दिए। अब देखिए परंतु इस संरचना में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है। कार्बन में तो 4 ही है, 2 2 4, 8 कहाँ कंप्लीट है। तो वही कह रहा है कि परंतु इस संरचना में कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है, इसलिए सी तथा ओ के नीच बहु आबंध की, नीच नहीं बीच होना चाहिए। तो सी तथा ओ के बीच बहु आबंध की आवश्यकता होती है। इन परमाणुओं के मध्य त्रिक आबंध लिखने पर दोनों परमाणुओं के लिए अष्टक नियम का पालन हो जाता है। अब देखिए अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड बना दें, त्रिक बंध बना दें, तो दोनों का अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 कार्बन के हो जाएंगे, तो ये पूरे 6 हो गए। अब ये जो 2 बचे हुए हैं तो 6 2 8 इसके भी हो जाएंगे और 6 और ऑक्सीजन के 2 8 इसके भी हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना दें कार्बन ऑक्सीजन के बीच तो दोनों का अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसकी संरचना सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड O और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए जो बात नहीं समझ में आई तो आगे वाले एग्जाम्पल से हम लोग फिर इस बात को समझेंगे। तो प्रश्न संख्या 4.2 है, कह रहा है नाइट्राइट आयन है। नाइट्राइट आयन को NO2 माइनस लिखते हैं। तो नाइट्राइट आयन यानी NO2 माइनस के लिए लुईस संरचना लिखें। तो फिर वही काम करना है। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 7, 7n 14 लिखा जाता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 5। तो 5 बाहरी कक्षा में हो गया। तो 3 2 5 देखिए बाहरी कक्षा में लिखा है। 2s2 2p 3 होगा, जैसे हमने इसमें लिख के बताया था उसी तरह आप इसमें भी लिख सकते हैं। और ऑक्सीजन में O8 16 होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, लेकिन 2, 6 लिखा जाएगा, 2 अंदर वाली कक्षा में रहेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होंगे जो संयोग में भाग लेंगे। तो 4 2 6 देखिए हो गए ऑक्सीजन के, यानी 2s2 2p 4 लिखा है जैसे पहले लिखा था हमने। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन संयोजकता में भाग लेंगे? तो 5 प्लस, अब चूंकि ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 का गुणा कर दिया। ये एक ऑक्सीजन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन है, चूंकि 2 ऑक्सीजन नाइट्राइट आयन बनाने में भाग ले रही हैं तो 2 का निकालेंगे तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए और 12 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के मिलके हो गए। तो ये हो गया 17। अब देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है। हमने बताया था कि माइनस का मतलब बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है और प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया है तो इकाई ऋणावेश के लिए 1 इलेक्ट्रॉन जमा करने पर इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, चूंकि बाहर से आ गया है तो इसको भी जोड़ेंगे। तो 17 में 1 जोड़ दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन है जो संयोजकता में भाग लेंगे। अब पद 2 क्या करना है? NO2 माइनस आयन की आधारभूत संरचना को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो CO की जैसे आधारभूत संरचना हमने लिखा था उसी प्रकार NO2 माइनस की आधारभूत संरचना लिखेंगे। तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि जो कम विद्युत ऋणात्मक होगा उसको केंद्र में रखेंगे, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वाले को बाहर रखेंगे।
तो हमने आपको फोन याद कराया था, FON। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे कम है NO2 में, तो इसलिए नाइट्रोजन को केंद्र में रखा गया और दोनों ऑक्सीजन को बाहर यानी टर्मिनल में रखा गया। अब देखिए, नाइट्रोजन तथा प्रत्येक ऑक्सीजन के बीच एक एक आबंध बनाने अर्थात एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लिखने तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं के अष्टक पूर्ण करने पर नाइट्रोजन पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये है आधारभूत संरचना, उसमें हम डॉट डॉट करके अष्टक कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट करेंगे तो 2 2 4 2 6, और नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 2 4 2 6 है। यहाँ पर 6 का मतलब एक इस ऑक्सीजन का है और एक इस ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इस तरह बनाएंगे तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 नाइट्रोजन का अष्टक नहीं कंप्लीट है, और 2 2 4 2 6 इस ऑक्सीजन का भी अष्टक नहीं कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 2 8 केवल इस ऑक्सीजन का अष्टक कंप्लीट है। तो देखिए, यहाँ लिखा गया है कि चूंकि इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु पर अष्टक पूर्ण नहीं है, नाइट्रोजन में 2 2 4 2 6 ही है, इसलिए N तथा O के बीच बहु आबंध की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के किसी एक परमाणु के बीच एक द्विआबंध बनाने पर हमें निम्नलिखित लुईस संरचना बिंदु संरचना प्राप्त होती है। तो अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें, N ऑक्सीजन पे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बने, यानी 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हों, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हों। तो अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो 4 2 6 2 8 इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो 4 2 6 2 8 इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये संरचना जो हमने बनाई है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा दिया क्योंकि NO2 माइनस है, तो ये अष्टक कंप्लीट हो जा रहा है, तो इसलिए यही संरचना हमारी सही होगी। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है स्वतंत्र रूप से उनको डॉट डॉट में लिखेंगे, और जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं तो वहाँ पर बंध बना देंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म में एक बंध बना लेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म में एक आबंध बना लेंगे। N ये देखिए स्वतंत्र है तो स्वतंत्र लिख देंगे, ये एक ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन का, तो यहाँ भी एक आबंध बन जाएगा, और O और ये सब स्वतंत्र रूप से वैसे ही लिख दिए जाएंगे। या इसको इस तरह बना सकते हैं, इधर डबल कर दें या इधर कर दें, दोनों ऑक्सीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको पलट के इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये वाली संरचना इधर आ जाएगी, ये वाली इधर चली जाएगी, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग लुईस संरचनाओं को लिखते हैं। अब आगे आ जाते हैं, देखिए फॉर्मल आवेश। तो फॉर्मल आवेश क्या होता है, फॉर्मल चार्ज इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, लुईस बिंदु संरचनाएं सामान्यतः अणुओं की वास्तविक आकृति नहीं दर्शाती। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो लुईस संरचनाएं हैं अणुओं की, ये वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाती, हाँ लगभग वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं। बहुपरमाणु आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर उपस्थित होता है। इसको बात को समझिए कि जो बहुपरमाणु के इलेक्ट्रॉन है, बहुपरमाणु आयन है, तो उनमें जो आवेश होता है वो किसी एक आयन पर न होकर के पूरे आयन पर उपस्थित होता है। हालांकि प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। परमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश दर्शाया जा सकता है। बहुपरमाणु अणु या आयन के किसी परमाणु पर उपस्थित फॉर्मल आवेश को उसके विलगित होना चाहिए, गलत लिखा है, विलगित यानी आइसोलेटेड मतलब अलग किया गया। विलगित स्थित अर्थात मुक्त परमाणु अवस्था में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या तथा लुईस संरचना में परमाणु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है। तो फॉर्मल चार्ज का मोटी मोटी भाषा में अगर हम अर्थ बताएं तो कहने का मतलब ये है कि जैसे 4-5 परमाणु एक साथ बन करके मिल करके कोई यौगिक बनाते हैं, तो प्रत्येक परमाणु में जो आवेश है उसका अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि 10 लोगों ने मिला करके 10-10 रुपए 100 रुपए इकट्ठा किए, तो प्रत्येक का एवरेज क्या है, प्रत्येक का 10% शेयर उस 100 रुपए में है। तो इसी प्रकार से अगर चार्ज 100 है तो प्रत्येक परमाणु पर अगर 10 परमाणु है तो 10% उसका फॉर्मल चार्ज है। तो इस प्रकार से औसत चार्ज है कि पूरे परमाणु जो हैं उनमें से एक के पास कितना उसका हक है चार्ज में, ये फॉर्मल चार्ज है मोटी मोटी भाषा में। बाकी समझ रहे हैं। तो देखिए फॉर्मल चार्ज को इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। जो मुक्त परमाणु है उसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस अनाबंधी यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अनाबंधी मतलब जो बंधे हुए ना हो, यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या -1/2 आबंधित यानी सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ये फॉर्मल चार्ज का फार्मूला हो गया, यानी लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल चार्ज बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या माइनस अनाबंधी यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या -1/2 आबंधित यानी सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। अब देखिए फॉर्मल आवेश का परिकलन इस अवधारणा पर आधारित है कि अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो फॉर्मल आवेश का जो परिकलन है वो इस विचारधारा पर आधारित है कि कोई अणु अथवा आयन में संबंधित परमाणु पर प्रत्येक सहभाजित युग्म में यानी जितने भी सहभाजित जोड़े हैं में से एक इलेक्ट्रॉन तथा एकाकी युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ये मानते हुए फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। आइए ओजोन के अणु को लें। O3 की लुईस संरचना को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो O3 की लुईस संरचना को देखिए इस प्रकार से लिख रहे हैं। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो 2 4 और 4 इलेक्ट्रॉन इस बंध में जुड़े हुए हैं, तो इसका अष्टक कंप्लीट हुआ 8। अब अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो 4 2 6 और 2 इस बंध के इलेक्ट्रॉन तो 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट है। अगर इसकी बात करें तो 2 2 4 2 6 और 2 इलेक्ट्रॉन इस सिंगल बॉन्ड के तो 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट है। तो ये हमारा एक तरह से लुईस संरचना हो गई। अब ऑक्सीजन के परमाणुओं को 1 2 तथा 3 द्वारा चिन्हित किया गया है। ऑक्सीजन के जो परमाणु है चूंकि तीनों ऑक्सीजन है इसलिए 1 2 3 नंबर डाल करके बताया है कि हम किस ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो नंबर 1 में कह रहा है कि 1 द्वारा चिन्हित केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल आवेश कितना होगा। तो अगर फॉर्मल आवेश निकालें तो इसको देख लीजिए। फार्मूला है लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है मुक्त परमाणु में। तो यहाँ पर देखिए मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। संयोजकता मतलब कौन संयोजकता में यानी बंध बनाने में भाग ले रहे हैं। तो 3 बंध हैं, तो 3 बंध, एक बंध बनने में 2 इलेक्ट्रॉन सहयोग करते हैं। एक इस ऑक्सीजन का होगा, एक इस ऑक्सीजन का होगा। यहाँ पर 2 बंध बने हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के होंगे। 4 ये हो गए। इस आबंध में 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, तो 2 ये हो गए। तो 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गया। माइनस कह रहा है कि अनाबंधी यानी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो आबंध न बनाए।
तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये, तो 2 कर दिया माइनस में, माइनस 1/2 है तो 1/2 कर दिया। कह रहा है आबंधित यानी सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन कौन, जो आबंध बनाए हैं यही है, आबंधित कहें या सहभाजित। तो 3 आबंध है, 3 आबंध में 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, क्योंकि एक आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो 6 हो गया। तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 1। इसमें काटेंगे तो हो जाएगा 3, 3 और 2 ये निगेटिव में 5 हो जाएंगे, 6 में 5 गए, 1 बचा, तो 1 आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आप देखिए इसी प्रकार से 2 नंबर का जो ऑक्सीजन है उसमें कैसे निकालेंगे। तो 2 नंबर का जो ऑक्सीजन है इसमें आबंध कितने हैं, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बताएंगे 2 नंबर वाले में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, कुल संख्या, इसको ध्यान दीजिए, कुल संख्या, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कुल, ये पूरा अगर अणु जो है तो ये मुक्त है, तो इस मुक्त ओजोन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, 4 ये, 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 ये और 2 ये 6। अब यहाँ पर देखिए परमाणु नहीं, वैसे अणु लिखना चाहिए था, क्योंकि ये तो पूरा अणु ही है ना, परमाणु तो एक सिंगल होगा। चलिए फिर भी, तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया। फिर माइनस स्वतंत्र, फिर कह रहा है अनाबंधित यानी जो बंध न बना रहे हो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, जो आबंध न बना रहे हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कुल संख्या। तो 2 और 2 4 हो गई, तो -4 कर दिया। माइनस 1/2 है फार्मूले में, तो 1/2 आबंधित यानी सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, आबंधित यानी सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो ये देखिए आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ये परमाणु, ये ऑक्सीजन का परमाणु, तो डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए 4 हो गया। फिर से इस बात को समझिए, यहाँ पर जो लिखा है मुक्त परमाणु में, ऐसे अणु होना चाहिए क्योंकि ये पूरा अणु है। तो मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो इन पूरे में कुल संख्या निकालना है। तो 2 बांडे हैं और 1 बांडे है, तो संयोजकता में 3 बंध बने हुए हैं, 3 बंध में 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, तो 6 लिखना है। देखिए 6 लिखेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 4 2 6 हो जाएगा, 6 में 6 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 3 द्वारा चिन्हित अंतस्थ O परमाणु पर फार्मल आवेश। तो अब जो 3 द्वारा चिन्हित है, तो अब फार्मूले से देखें तो क्या है कि मुक्त अवस्था में परमाणु में कितने सहभाजित इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ये हो गए डबल बॉन्ड के और 2 ये हो गए सिंगल बॉन्ड के, तो 6 हो गया। माइनस अनाबंधी एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या जो बंध न बनाए, तो 2 2 4 2 6 हो गया, तो -6 हो गया। माइनस 1/2 1/2 हो गया। अब कह रहा है आबंधित सहभाजित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो ये आबंध ये वाला देखिए, पहले जो लिखा जाएगा तो पूरे में कितने बंध हैं उनको कह रहा है, और जब ये लास्ट में 1/2 में लिखेंगे तो जिसकी बात कर रहे हैं वो कितने बंध बना रहा है दूसरे से, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 लिखा गया। तो ये आ गया 6 - 6 माइनस ये 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, 6 में 1 जाएगा 5, 6 में 5 जाएगा 6 और ये 1 बचेगा, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस के 7 में 6 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। अतः O3 के अणु को फार्मल आवेश के साथ इस प्रकार दर्शाया जाता है। अब देखिए नंबर 1 वाले में 1 है तो ऋण नहीं लगा तो प्लस होगा, तो प्लस लगा दिया। नंबर 2 वाले में 0 है तो यहाँ कुछ भी नहीं है। नंबर 3 वाले में -1 है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया गया।
तो इस प्रकार से ये असली स्ट्रक्चर है, ये असली संरचना है परमाणु की, अणु की जो O3 का है, और ये इसकी लुईस संरचना है। तो लुईस संरचना हमको धन ऋण का वो स्पष्टीकरण नहीं देती, जबकि जो फॉर्मल चार्ज है उसके माध्यम से हम ये असली में ये हमको परमाणु किस प्रकार होगा अणु वो निकल के सामने आ गया। अब देखें यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि फॉर्मल आवेश अणु में वास्तविक आवेश पृथक्करण प्रकट नहीं करते। फिर देखिए एक पेंच आ गया कि ये भी वास्तविक पृथक्करण प्रकट नहीं करता जो फॉर्मल चार्ज है। लुईस संरचना में परमाणु पर आवेश को दर्शाने से अणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को लेखा जोखा रखने में सहायता मिलती है। बस इतना किया जा सकता है। फॉर्मल आवेश की सहायता से किसी स्पीशीज की कई संभव लुईस संरचनाओं में से निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन करने में सहायता मिलती है। तो जो निम्नतम ऊर्जा की संरचना है उसके चयन में सहायता मिलती है, ये फायदा होता है। अब देखिए हम निम्नतम ऊर्जा की संरचना का चयन क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण है। साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वो होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश हो। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिसमें आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है। तो न्यूनतम ऊर्जा की संरचना किसको कह रहा है वो भी उसने बता दिया। तो बता दिया कि साधारणतः न्यूनतम ऊर्जा वाली संरचना वो होती है जिसके परमाणुओं पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश हो। फॉर्मल आवेश का सिद्धांत आबंधन यानी जो बांड बनते हैं कि शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है, जिसमें आबंधित परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन समान रूप से होता है। तो फॉर्मल आवेश के सिद्धांत जो है आबंधन की शुद्ध सहसंयोजी प्रकृति पर आधारित है। तो इस प्रकार से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। अब आगे आ जाता है अष्टक नियम की सीमाएं। अष्टक नियम की सीमाएं, तो अष्टक नियम की सीमाओं को अब हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज बस यहीं तक।